यूकेरियोटिक सेल को समझने के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। और ये विभिन्न कोशिकांग हैं जो यूकेरियोटिक सेल में विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जब आगे को विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पढ़ेंगे तो प्रत्येक कोशिकांगों पे विस्तृत चर्चा करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चे अपने खेती बाड़ी को उपजाऊ तो बनाते हैं लेकिन अपने सिलेबस को बंजर बना देते हैं। बंजर बनाने का मतलब ये है कि उसको इतना पढ़ते हैं कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। चर्चा करते हैं कोशिका भित्ति पे। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्लांट सेल में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में इसका निर्माण सेलुलोज से होता है और फंजाई में यानी कि कवक में इसका निर्माण काइटिन से होता है और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का निर्माण पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। ठीक है, और यह प्लांट सेल का सबसे बाहरी और मृत संरचना होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? क्या कोशिका भित्ति और प्लांट सेल में केवल प्लांट सेल का मतलब प्लांट सेल में, पौधों में, कवक में और कुछ बैक्टीरिया में। ठीक है, अब नंबर आता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एनिमल सेल का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक, सबसे बाहरी परत होता है और कोशिका भित्ति के अंदर यहाँ पे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। केंद्रक की स्थिति क्या होती है? एनिमल सेल में केंद्रक जो है एकदम बीच में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में केंद्रक थोड़ा सा साइड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रसधानी है वैक्यूल, वह प्लांट सेल में काफी बड़ी बड़ी संरचना में पाई जाती है जो केंद्रक को थोड़ा सा विस्थापित करके किनारे कर देती है। ठीक है, रसधानी प्लांट सेल में बहुत बड़ी बड़ी और कम संख्या में पाई जाती है, 1 या 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। प्लांट सेल में रसधानी बड़ी होती है लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं। ठीक, और एनिमल सेल में खनिजों का संग्रहण करती है लेकिन प्लांट सेल में पानी का संग्रहण करता है। कौन? रसधानी। अब नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, तो जिस अंग को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अंग में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि पेड़ पौधे चुपचाप एक जगह पे खड़े होते हैं, खड़े रह जाते हैं, उनको चलने फिरने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मनुष्य के बॉडी में जो लीवर सेल होता है, हार्ट सेल होता है, उसको 24 घंटा काम करना पड़ता है। तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस अंग को कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह प्लांट सेल में कम होता है, एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन प्लास्टिड यानी कि लवक जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसका कार्य यह है कि प्लांट सेल में विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल, पौधे आते हैं, फूल होते हैं, फल लगते हैं, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक प्रत्येक हिस्से में लवक पाया जाता है जो पौधों के विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे रंग तो आदमी भी बदलते हैं लेकिन उसमें लवक का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में ज्यादा पाया जाता है, प्लांट सेल में कम पाया जाता है। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तारक काय प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा मात्रा प्लांट सेल में कम हो जाता है, एनिमल सेल में इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं वे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। काफी पूछता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। केंद्रक हो गया,
प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक दोहरी झिल्ली में होता है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और हरित लवक दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, और इन तीनों कोशिकांगों में दोहरी झिल्ली के अंदर उसका खुद का डीएनए मिलता है। इसलिए प्रकृति ने जहां पे डीएनए बनाया है वहां पे दोहरी झिल्ली से उसको सुरक्षित रखा है। डीएनए यानी कि प्रकृति का खजाना, हर कोई ऐरा गैरा मुंह उठा के उसके पास न पहुंच पाए, इसलिए जहां जहां डीएनए पाया जाता है वहां पे दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और वे झिल्लियां चयनात्मक पारगम्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। चयनात्मक पारगम्यता से मतलब ये है कि जिसको चयन करके अंदर भेजेंगी और चयन करके बाहर निकाल देंगी, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देंगी और जो लाभदायक होगा उसको अंदर ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, बाकी तो समझ गए हैं। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में, लवक केवल प्लांट सेल में, सेंट्रोसोम यानी कि तारक का केवल एनिमल सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज्यादा होता है। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम एनिमल सेल में ज्यादा होता है, प्लांट सेल में कम होता है। रसधानी प्लांट सेल में बड़ी होती है, संख्या में कम होती है। एनिमल सेल में छोटी छोटी मात्रा में कोशिका द्रव में बिखरी होती हैं। एक चीज और, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे फिर मैं बता दूंगा। बाहर है, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, अंदर है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। बीच में इन कोशिकांगों को छोड़ करके जो भी द्रव भरे रहते हैं उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसमें कोई भी कोशिकांग शामिल नहीं होता है, लेकिन इन सभी द्रवों में जब कोशिकांग भर जाते हैं तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जब न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी शामिल हो जाता है तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक।